हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास सिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो ज्योग्राफी शुरू करते हैं। नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इनको हम आज पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो गाइस, वीडियो अच्छा होने वाला है, लास्ट तक देखना वीडियो को। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, ध्यान से पढ़ना, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर किस तरीके से होती हैं और इनको समझने में अच्छे तरीके से आपकी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं और समझते हैं क्या है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। पहले ये हेडिंग है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। तो मैं आपको समझा दूं। जैसे ये ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, ये वाली। ऐसे तरीके से कोई रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो जिससे कि दिन तिथि और डेट वगैरह को जानने के लिए और किस स्थान पर कोई जगह है और उसको जानने के लिए ये अक्षांश रेखाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं। वास्तव में पृथ्वी में कोई रेखा बनी नहीं हुई है, लेकिन स्थिति को, सही स्थिति को जानने के लिए और तिथि को जानने के लिए ये रेखाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं काल्पनिक हैं। तो मैं एक बार और बता दूं, जैसे ये रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं इसको कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो बनाई जाती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाएं किस कहते हैं, इस तरीके से जो बनी होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो आप आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यानी इस तरीके से गोलाकार नहीं है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी किस तरीके से है, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी। तो हमारी ये, जैसे ये पृथ्वी है, तो ये इस साइड को हम उत्तर बोलते हैं और इस साइड को दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हमारी पृथ्वी यूं करके इस तरीके से है, थोड़ी चपटी हुई है यहाँ से यूं करके, फिर यहाँ से चपटी हुई है। ठीक है, ये कर इस तरीके से हमारी पृथ्वी कैसे, इस तरीके से है। ठीक है, बिल्कुल गोल नहीं है। ये तो एक मैप बना दिया जाता है ग्लोब का, जिससे कि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी कैसे है, थोड़ी चपटी, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी चौड़ी हुई है। तो किस तरीके से है, एक यो बना लिया और एक यो बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यो करके इस तरीके से है। तो ये उत्तर साइड हो जाता है और ये दक्षिण साइड हो जाता है, और ये पूर्व और ये पश्चिम साइड। ठीक है, तो उत्तर में से थोड़ी चपटी और दक्षिण में थोड़ी चौपटी। ठीक है, और मध्य में थोड़ी चौड़ी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी इसी तरीके से है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में चौड़ी उभरी हुई है। ठीक है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं विभिन्न प्रकार एवं आकार के हो सकते हैं। जैसे ये, इसको हम ग्लोब कहते हैं। तो ये पृथ्वीनुमा जो हमारे हमसे बनाई जाती है, या आदमी के द्वारा जो बनाई जाती है, प्लास्टिक की हो सकती है, रबर की हो सकती है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोब। इस स्थिति को हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब कैसे हो सकते हैं, बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। तो ग्लोब कई तरीके के होते हैं, हल्के भी होते हैं, भारी भी होते हैं। भारी होते हैं जिनको ले जाए, बिल्कुल नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, एक गुब्बारे के होते हैं, तो
और एक प्लास्टिक के होते हैं जिनको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब क्या है, स्थिर नहीं होते हैं। इसे इसी उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है, तो कैसे, आप समझिए, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, ये स्थिर नहीं होता है, यहाँ पर एक कील होती है, यहाँ पर एक कील होती है, तो उसको ये इस तरीके से घूमता है, यूं करके, यूं गोल शेप में घूमता है, जिससे कि आसानी से हम देख सकें मैप को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये राउंड में यूं करके घूमता है, फिर यूं। तो ग्लोब क्या है, घूमता है इस पर। ठीक है, तो ये स्थिर नहीं होता है। आगे देखते हैं। ग्लोब पर ठीक है, तो कैसा है, ग्लोब पर देशों, जो ग्लोब हम यूं बनाते हैं उस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, तो सही चित्रण किया जाता है इस ग्लोब पर। ठीक है, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, इस पर ये कोई देश है, यहाँ कोई देश है, ये सब पानी है, ठीक है, जल है, तो इसको साफ तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अक्ष। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी 23.5 अक्षांश अंश झुकी हुई है। कितने, 23.5 अंश झुकी हुई है। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। तो आगे देखते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि यानी पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति, मतलब ये पृथ्वी है, तो किसी चीज का कैसे पता करेंगे, कौन सी चीज या कौन सा देश या कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो इसके लिए क्या है, इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, मतलब क्वेश्चन है कि कैसे बताई जा सकती है कि पृथ्वी पर कौन सी चीज है, कहाँ कैसे है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जैसे अभी हमने देखा था, ये ग्लोब है, यहाँ एक सुई है, यहाँ एक सुई है। ठीक है, तो ये इस स्टैंड पर लगी हुई है। ठीक है, तो ये पृथ्वी घूमती है। ठीक है, अब सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो अक्ष का कौन सा भाग है, जो हमने यहाँ बनाया था, ये अक्ष कील से जो यहाँ पर लगी हुई है, इसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, जैसे एक सुई ये और एक सुई ये गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। जैसे ये पृथ्वी हमारी, एक सुई यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अक्ष, इसको कहते हैं अक्ष। तथा और इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, उत्तर, इस नीचे वाले हिस्से को दक्षिण। ठीक है, तो इनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो यहाँ पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, इस तरीके से, यूं ग्लोब को इस तरीके से घुमाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। तो मैंने अभी जो बताया कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं है, ना कोई रेखा है, ना कोई अक्षांश रेखा है, ना कोई, ठीक, किसी प्रकार की रेखा नहीं, लेकिन वो काल्पनिक है, जिससे कि स्थानों को पता करने के लिए, कौन से स्थान कहाँ पर है और कौन सी तिथि के बारे में जानने के लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का ज्ञान इसीलिए होता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, काल्पनिक रेखा जो हम बनाते हैं वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कैसे, तो दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये बीच का हिस्सा है, ये बिल्कुल बीच में से लाइन है, तो इसको क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। तो ये बिल्कुल बीच में से लाइन है, इसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो बीच में से जो लाइन जाएगी इसे बोलेंगे विषुवत वृत्त। ठीक है,
तो विषुवत वृत्त पृथ्वी के उत्तर में स्थित, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे ये बीच में से गोला कर दिया था, ऊपर वाले हिस्से को तो उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है तो यहाँ पे ये तो हो गई विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। अब ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ये वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और इस नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, ये वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध और विषुवत रेखा यानी विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, तो बीच में से हम रेखा कर देंगे तो ये बराबर भाग होता है और नीचे का बराबर भाग होता है, तो दोनों बराबर भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाते हैं। ये जो रेखाएं, जितनी भी रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो अभी मैंने बोला कि पृथ्वी पर विभिन्न यानी विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो कौन सी रेखाओं को, जैसे ये रेखाएं जो गई हुई है, ये बीच में, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षांश रेखाएं बोलते हैं इनको। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक यानी विषुवत वृत्त से नीचे जाए ध्रुवों तक जाती है और ऊपर भी ध्रुवों तक जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है, या समानांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, जैसे 20 अंश उत्तर, 40 अंश उत्तर, 60 अंश उत्तर। इसी तरीके से फिर से नीचे आ जाता है 20 अंश दक्षिण। विषुवत वृत्त के जितने भी नीचे आएंगे तो वो दक्षिण में आएंगे, विषुवत वृत्त से जितने भी ऊपर आएंगे अंश वो उत्तर अंश आएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, लेकिन क्या है, जो विषुवत वृत्त है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये शून्य अंश को दर्शाती है, और उससे ऊपर वाले 20, फिर 40, फिर 60, इसी तरीके से फिर नीचे 20 दक्षिण में, फिर 40, फिर 60। लेकिन जो विषुवत वाली जो लाइन है वो 0 अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। तो क्या बोला है, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। जो बीच वाली लाइन होती है ये वाली, ये शून्य अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का, यानी 1/4 का। तो कैसे है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ के ध्रुवों के बीच की दूरी, यानी ये विषुवत वृत्त है, दोनों तरफ की यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है ये दूरी, ठीक है, 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश यानी 1/4। तो 1/4 कैसे है, जैसे इस तरीके से है, 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो 1/4 यानी 9 दूनी 18, 9 9 36, ये तीनों मिलाएंगे, चारों मिलाएंगे तो 360 अंश होता है। तो 1/4 90, 1/4 यानी 90, तो 90 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। ये 90 अंश है जो ये उत्तरी ध्रुव को अपनाता है, ठीक है, और 90 अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को अपनाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मतलब जैसे ये है गोला है, तो जितनी भी लाइन ऊपर यूं होंगी तो उसको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा, ठीक है, और जितनी नीचे रेखाएं होंगी इस विषुवत वृत्त, ये वाली विषुवत वृत्त है, विषुवत, ये नहीं,
इक्वेटर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो विषुवत वृत्त बीच की रेखा ये है। ऊपर की जितनी रेखाएं इस तरीके से होंगी तो वो उत्तरी अक्षांश, और नीचे की जितनी रेखाएं होंगी वो दक्षिणी अक्षांश बोला जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे तो यहाँ जितनी रेखा होगी तो यहाँ 20 अक्षांश है तो 20 अंश उत्तरी, और यहाँ नीचे होगी तो 20 अंश दक्षिणी, ऐसे तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः ऐसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं। उदाहरण के लिए क्या है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, महाराष्ट्र में कोई चंद्रपुर है, एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेटो, दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है। तो महाराष्ट्र में क्या है, चंद्रपुर है, और ब्राजील में यानी दक्षिण अमेरिका में बोलो हेरिजोटो, दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है। जैसे ये गोला है, हमारी पृथ्वी है, तो ये विषुवत वृत्त है, ये 20 अक्षांश और यहाँ पर 20 अक्षांश। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश, तो ये दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर में, और दोनों एक ही अक्षांश पर है। यहाँ पर है महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र यहाँ पर 20 अक्षांश उत्तरी हो गया। तो यहाँ पे लिखा है ना, चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर। तो विषुवत वृत्त कौन सा है, ये वाली लाइन विषुवत वृत्त है, तो 20 अंश उत्तर में, तो यहाँ पर 20 अंश है ना, तो ये उत्तर का हो गया। और बेलो ओरिजेटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में, तो 20 अंश दक्षिण में, यहाँ 20 अंश दक्षिण में। तो इसी तरीके से इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर तो अक्षांश पर, तथा बेलो ओरिजेटो 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और बता दूं, ये है विषुवत रेखा, तो ये लाइन है 20 अंश, ठीक है, 20 अंश उत्तर, और ये रेखा है 20 अंश दक्षिण। तो यहाँ पर है महाराष्ट्र, ठीक है, तो इसको बोलेंगे महाराष्ट्र 20 अंश उत्तर में है चंद्रपुर, और यहाँ पे है बेलो जेटरेटो, ठीक है, तो 20 अंश दक्षिण में। तो इसी तरीके से अंश एक ही है लेकिन 20 का, तो इसी यही बताया गया है इसमें। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, और बेलो ओरिजेटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में यानी नीचे की तरफ। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो ओरिजेटो 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से, ये विषुवत वृत्त वाली लाइन है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है, जैसे ये बीच की लाइन तो बहुत लंबी होगी, फिर थोड़ी छोटी होती जाएगी, फिर छोटी होती जाएगी, फिर छोटी होती जाएगी। तो क्या है, अक्षांशों का स्तर घटता जाता है, आकार घटता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समानांतर रेखा, अक्षांश को समानांतर रेखा भी बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं। तो क्या है, विषुवत वृत्त 0, ठीक है, जैसे ये विषुवत बना लिया, इसको 0 से मापा जाता है, 0 डिग्री से, ठीक है, 0 अक्षांश 0 अंश से मापा जाता है। तो वही इसमें दिया है 0, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव 90 उत्तर, ठीक है, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 दक्षिण, 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। जैसे तो इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझाऊं। जैसे ये गोला हो गया, ये 0 अंश है, 0 अंश है यहाँ पर, ठीक है, तो 90 लाइन ऊपर है, 1 2 3 4 ऐसी 90 लाइन है, ऐसी नीचे 90 है, ठीक है, 90 रेखाएं नीचे हैं, इधर 90 रेखाएं उत्तर में, 90 रेखाएं दक्षिण में, ठीक है, 90 रेखाएं हैं। तो कितनी रेखाएं होगी, 90 प्लस 90, तो 90 ये तो 0 हो ही गया, 90 रेखाएं ऊपर हैं और 90 रेखाएं नीचे हैं, ठीक है, दक्षिण में। तो 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में है, ठीक है, तो विषुवत वृत्त तो 0 हो ही गया,
उत्तरी ध्रुव 90 उत्तर, तो 90 उत्तर, 90 अंश उत्तर, ठीक है, यानी ऊपर का 90 अंश उत्तर, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण। तो दक्षिणी ध्रुव क्या है, ये वाला नीचे वाला विषुवत वृत्त से नीचे वाला 90 अंश दक्षिणी, तो 90 अंश दक्षिणी, ठीक है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं और भी हैं। तो ये कितने, पहले इनकी बात करेंगे, ये कितनी रेखाएं होगी, 90 ये 90 ये, ठीक है। तो कितनी हो गई 180 और प्लस एक ही, इसको भी तो करेंगे, एक ये रेखा हुई, तो कितनी 181 रेखाएं हमारे अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो कोई पूछे कि अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, तो 90 प्लस 90, 90 उत्तर वाली 90 दक्षिण वाली प्लस एक विषुवत रेखा हो गई, एक विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। कितनी हो गई 181 अक्षांश रेखाएं, तो हमारी 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब बोला है कि इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं और भी हैं। तो कैसे हैं, इसके बारे में ज्ञान, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चार रेखाएं और कौन कौन सी हैं, देखो पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तर, ठीक है। तो कर्क रेखा 23.5 उत्तर। दूसरा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिण, और विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, और विषुवत रेखा 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो इसको कैसे समझेंगे अच्छे तरीके से, चार रेखाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो बताते हैं। ये तो विषुवत रेखा है, तो हमारी यही, हमने इसको गिन नहीं लिया था। एक है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा उत्तर में, तो कर्क रेखा उत्तर 23.5 उत्तर, ये लिखा हुआ है 23.5 उत्तर कर्क रेखा, एक ये हो गई, ठीक है। अब दक्षिण में मकर रेखा 23.5 दक्षिण में, ठीक है, तो ये दो लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उत्तरी शीत कटिबंध इसको कहते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त इसको कहते हैं। ये कितने पर 66.5 उत्तर, क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो उत्तरी ध्रुव लिखा हुआ ऊपर। अब ये क्या है, नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध, ये भी 66.5 दक्षिण है, क्योंकि ऊपर का उत्तर, विषुवत से ऊपर का जितना भी है वो उत्तर कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, विषुवत से नीचे का जितना है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये हमारी 3 और ये 4 अन्य रेखाएं हो गई, ठीक है। तो इसी के बारे में उसने कहा है, ठीक है। तो एक रेखा कौन सी हुई, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश, और उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी ध्रुव 66.5 दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो यही बोला है इसके बारे में, तो दोबारा से देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5, अभी जो मैंने बताया था, ये तो विषुवत वृत्त रेखा हो गई, एक तो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गई कितना 23.5, ठीक है, और ये मकर रेखा नीचे 23.5 उत्तर, ठीक है, और ये मकर रेखा 23.5 दक्षिणी, ठीक है, ये मकर रेखा हो गई। अब विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में, तो एक यहां पर हो गया 66.5, 1/2 उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और एक यहाँ पर 66.5 दक्षिणी ध्रुव, ये 4 रेखा हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो क्या है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, जो कर्क जैसे ये है, ये विषुवत वृत्त हो गया, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो कर्क रेखा और मकर रेखा यानी इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर जितना भी है यहाँ पर के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार यानी साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो
सूर्य यहाँ से है तो इसके बीच यहीं पर साल में एक बार सूर्य क्या है, अपना प्रकाश सिर के ठीक ऊपर छोड़ता है, ठीक है, यहाँ पर इसको छोड़ के इसके इसके ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसके बीच में सिर के ठीक ऊपर होता है साल में एक बार। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि सिर के ऊपर साल में एक बार सूर्य होता है। तो इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी कहा जाता है। जैसे मैप में और समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ये जैसे ये कर्क रेखा हो गई हमारी, ये मकर रेखा हो गई, ठीक है। तो सूर्य यहाँ से है तो साल में एक बार सिर के ठीक इसके ऊपर आ जाता है, तो इसको क्या क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधी। क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ऊष्मा यही रहती है, इसी हिस्से में रहती है। तो ये जितना हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। यानी जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो उसके अलावा कहीं भी सिर के ऊपर नहीं आता है, ठीक है। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, तो ध्रुव की तरफ सिर की किरणें तिरछी होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे ये है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो यहाँ पर सीधी पड़ती है, ठीक है। तो जिससे कि यहाँ पर मौसम कैसा होता है, उष्ण कटिबंधी। लेकिन जो इस पर रोशनी पड़ती है यहाँ पर, तो वो तिरछी पड़ती है यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं रहती है, और ज्यादा ऊपर तो यहाँ परछाई पहुंच ही नहीं पाती है, सूरज की रोशनी यहाँ पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कम कम गर्मी रहती है, यानी ठंडा ही ठंडा सा रहता है, और यहाँ पर ही ठंडा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। यहाँ पर रोशनी आती है पर इतनी नहीं आती, क्योंकि इस पर इस हिस्से में ज्यादा आती है, तो इसको बोलते हैं, क्योंकि ये दक्षिण का हिस्सा है तो दक्षिण का दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये उत्तर का हिस्सा है तो उत्तरी शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब ठंडा ठंडा, तो शीतोष्ण कटिबंधी यहाँ पर। क्योंकि इसके बाद क्या है, यहाँ पर रोशनी आ ही नहीं पाती है, तो उत्तरी शीत कटिबंध इसको बोलते हैं। ये दक्षिणी शीत कटिबंध इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोशनी आ ही नहीं पाती है, ये बर्फ से ढका हुआ है। इसको अंटार्कटिक बोलते हैं, इसको आर्कटिक, इसको आर्कटिक बोलते हैं इस हिस्से को, इसको अंटार्कटिक, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, तो इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधी कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देके समझाऊं, जैसे हम अगर टॉर्च की रोशनी सीधे इस गत्ते पर डालेंगे तो छोटा बनेगा, लेकिन ज्यादा गर्मी आ जाएगी इसमें, ठीक है। सीधी टॉर्च पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, कम क्षेत्र पर फैलेगा लेकिन तेज प्रकाश फैलेगा। लेकिन हम इसको तिरछा कर दें, इस तरीके से टॉर्च को हम गत्ते को हम तिरछा कर दें तो ज्यादा रोशनी फैलेगी, लेकिन क्या है, तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम होगा, टॉर्च का प्रकाश कम होगा, लेकिन यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होता जाएगा, लेकिन जगह अधिक क्षेत्र में फैलता है। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी का ये हिस्सा है, तो पृथ्वी का भी क्या हिस्सा है, ये सूरज है, तो यहाँ से डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो ज्यादा फैलेगा, क्षेत्र को तो कम घेरेगा, लेकिन ऊष्मा या गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर यहाँ से प्रकाश धीरे धीरे जाता है, फिर मतलब यहाँ रोशनी हल्की होती है तो फैलता जाता है तिरछा टाइप में, तो यहाँ कम गर्मी होती है, बहुत ही कम, लेकिन यहाँ प्रकाश जा ही नहीं पाता है, तो यहाँ ठंडेपन का एहसास होता है, बिल्कुल ठंडा, बर्फ जमी हुई है, तो दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। इधर उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है
उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये तो कोई पढ़ने वाली नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शीत कटिबंध इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। चलो पढ़ाई देता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। और तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, ये कोने कोने के हुए, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। यहाँ पर बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, यहाँ सूर्य की रोशनी इन पर नहीं आ पाती है, तो इसलिए ये शीत कटिबंधी कहलाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंधी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ये कैसा लगा आपको, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज तक हमने यहाँ तक चैप्टर करा दिया है आज, तो आगे का वीडियो देशांतर अक्षांश रेखाएं हमने करा दिया है। कौन सा, अक्षांश रेखाएं हमने करा दिया है। अब ये देशांतर रेखा क्या होता है, इसका वीडियो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पार्ट लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा, तो अगर मैं एक ही में समझा दूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो में कुछ कमी दिखाई देती है या कुछ कंटेंट्स अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट्स करके प्लीज़ बताएं, और लाइक कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेट होते हैं और जिससे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते हैं, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, ठीक है, अगर पसंद आई हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।